भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। अमेरिकी सरकार के इस बयान का भारत ने तीखा खंडन किया और कहा कि यह सही नहीं है। और इन सब के बीच अब फिर से अटकलें ये तेज हो गई हैं। क्या भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्दी होने वाली है या फिर अब लंबा खींचेगा? इस बीच अमेरिका ने रूस से सस्ते तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है और इसको जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है जैसे इसको अंतिम मंजूरी मिलेगी अमेरिकी सरकार की तरफ से। इसने टैरिफ का एक नया खौफ पैदा कर दिया है शेयर बाजार में और नतीजा ये निकला कि नए साल की जितनी शानदार शुरुआत हुई शेयर बाजार में, पिछले 5 दिनों में सारे शुरुआत जो है सो वापस पिछले स्तर पर पहुंच गए और गिरावट का एक नया दौर पैदा हो गया है। क्या ये खतरा बाजार में मंडरा रहा है? और इस बीच कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। इन सबको कैसे देखा जाए? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा रखना चाहिए, निकालना चाहिए या बने रहना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में बने रहना चाहिए या फिर कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए? ये भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस सारे पहेलियों को आज सुलझा लिया जाए आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे शेयर बाजार के दिग्गज। सबसे पहले आपका परिचय कराऊं अनु सिंघल साहब के, जो कि सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर हैं। रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोहरा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इक्विटेंस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करना चाहूंगा। पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि शेयर बाजार में गिरावट का दौर अब थम गया है। अब बाजार यहां से कोई बड़ी गिरावट शायद ना दिखाए आपको और यहां से बाजार एक नई तेजी को तरफ जाए। नए साल की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो हमने रफ्तार देखी बाजार में, क्या लगता है अब एक गिरावट का नया दौर फिर शुरू होने वाला है क्या? लक्ष्मण जी, देखिए क्या है ना, ये मार्केट इतनी फ़नी है और इतनी यूनिक है। हम सब बात कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट है, मार्केट में गिरावट है। इस मार्केट ने पिछले हफ्ते ही ऑल टाइम हाई लगाया है और ऑल टाइम हाई से हम अगर देखें तो निफ्टी पर अब कुल मिलाकर 700 पॉइंट गिरे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये 700 पॉइंट गिरे हैं, इसने कहीं ना कहीं मार्केट का कॉन्फिडेंस हिलाया है और जिस तरीके के न्यूज़ फ्लो से गिरे हैं उसने कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस गिराया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है वो है जो यूएस से बार बार आपको सुनने को मिल रहा है। 2 दिन पहले खबर आती है कि कुछ देशों पर जिनमें भारत शामिल है 500% तक टैरिफ लग सकता है। अब आज खबर आती है कि वो उनके जो सेक्रेटरी हैं लुटनिक जी, वो कह रहे हैं कि हम तो ट्रेड डील के तैयार थे, पीएम मोदी ने फ़ोन नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बातें अजीब हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा इस मार्केट को लेकर कि इस मार्केट में कोई बहुत बड़ा व्यू ना बनाए। इस मार्केट में कोई बहुत बड़ा व्यू ना बनाए। इस मार्केट में इंडेक्स को लेकर अगर आप बहुत बड़ा व्यू बनाएंगे तो हो सकता है मार्केट आपको दोनों तरफ पनिश करे। इस मार्केट में बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि उन स्टॉक्स के साथ रहें जहां पर टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उन स्टॉक्स के साथ रहें जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अपने खुद के ट्रिगर्स पर चल रहे हैं। जैसे कि 1-2 एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो अशोक लीलैंड जैसा स्टॉक है फॉर एग्जांपल। ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे ढूंढने से जहां पर अपने ट्रिगर्स के दम पर बड़ी रैली आ रही है। उन पर फोकस करें। मार्केट में स्टेबिलिटी आनी है, कभी ना कभी देर सवेर वो आएगी, लेकिन अभी तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा व्यू ना बनाएं, अनु सर का सीधा सा मत ये है, लेकिन जिस स्तर पर, जिस माहौल पे, मुहाने पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे अभी हम लोगों को बचना चाहिए शेयर बाजार के निवेशकों को, क्योंकि अभी जो है सो पता नहीं चल पा रहा होगा क्या। बीच में ये हुआ था कि ट्रेड डील होने वाली, अब होगी, तब होगी, अब होगी, तब होगी। अब जिस तरह के बयान आए हैं वो दूरियों को और बढ़ाता हुआ दिखता जा रहा है और ऊपर से 500% का टैरिफ। तो अभी अब जल्दी बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, माना जाए। लक्ष्मण जी, एक चीज मैं साफ दिख रहा हूं और ये शायद जब तक ट्रंप साहब प्रेसिडेंट है, ये वोलेटिलिटी दुनिया भर के मार्केट में बरकरार रहेगा और उसके लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। उनका देखिए टर्म का 1 साल हुआ है, अभी 3 साल बाकी है। 1 साल भी हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, 20 जनवरी को 1 साल कंप्लीट होगा। 3 साल बाकी है, तो अगला अगला आने वाले टाइम में भी जबरदस्त वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है। और यूएस प्रेसिडेंट का काम करने का तरीका अगर ऐसा होता है तो वो तो सारा दुनिया में एक अनिश्चयता पैदा कर देता है क्योंकि सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा
पावरफुल कंट्री भी है। तो इसके अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हो रहा है वो जबरदस्त है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो विदेशी निवेशक है वो भी इस अनिश्चित जो माहौल है उसमें डरते हैं, और उसका साफ जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से, एफआईआईज जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी रहेगा। और हम तो कुछ दिनों से बताते आ रहे हैं कि अभी इंडेक्स को आप भूल जाइए, आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। 2026 जो है ये स्टॉक स्पेसिफिक काम करने का माहौल है। और जैसे हम 6 महीने से कह रहे हैं, अभी भी वही दोहराएंगे कि जो ग्लोबल टैरिफ के साथ जो स्टॉक्स अफेक्टेड होंगे, जो रिलेटेड है, वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। आज कुछ टैरिफ तय भी हो गया तो कल वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यूएस का कामकाज का तरीका ही ऐसा हो गया है आजकल। तो कोई किसी चीज में सर्टेनिटी नहीं है, तो फोकस करें कि डोमेस्टिक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ जो कंपनी काम कर रहा है, ऐसे कंपनीज पे फोकस करें, ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करें। हाँ, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर वैल्यूएशन अच्छा खासा अभी भी अवेलेबल है, तो वहीं पे फोकस करें, अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा, लेकिन इसमें एक सवाल और है जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और ये जो 500% टैरिफ का मामला आया, उससे पहले से हम देख रहे हैं कि एफआईज पैसा निकालने का सिलसिला उनका जारी था बहुत बड़े पैमाने पर। तो मुझे लगता है कुछ और भी फैक्टर तो नहीं है जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार सभी को। नहीं, अभी रिसेंटली अगर आप बात करें तो ये ज्यादा न्यूज फ्लो और न्यूज नेगेटिव न्यूज फ्लो रिलेटेड टू अब यहाँ टैरिफ लगा देंगे, और और ये जियोपॉलिटिकल भी जो एक आफ्टर द वेनेजुएलन अटैक सो कॉल्ड हुआ था, तो दोनों ही मामलों की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और अभी टैरिफ को लेके ही ये है। प्लस अभी थोड़ा सा अर्निंग्स भी अभी जो आउटलुक आए हैं Q3 के, अगर आप प्रीव्यूज देखें या फिर कुछ एक दो कंपनीज के आने भी शुरू हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या इंकरेजिंग नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टर्स को ऐसा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दे कि भाई वो सब चीजों को आप इग्नोर करो, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखो, वैसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर पूरा पूरा निकल जाएगा, विच मींस कि अगले 30 से 40 दिन बिफोर थोड़ा सा ये बादल छटेंगे दोनों तरफ से, न्यूज फ्लो की तरफ से और Q3 का अर्निंग्स मोमेंटम की क्लैरिटी के अराउंड भी। तो आई थिंक 30-40 दिन का की एक जो कंटिन्यूड तूफान है या जो भी उसको बोल लीजिए, वो हमें वी शुड बी रेडी फॉर। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप लोग भी तैयार हैं? इसमें एक तैयारी वाली जो पॉइंट आपने लक्ष्मण जी कही, उसी की एक एक्सटेंडेड, अगर मैं थोड़ा उससे पहले एक स्टेप चला जाऊं तो दर्शकों को भी याद दिला दूं आप ही के चैनल के माध्यम से कि ये जो ट्रेड वॉर की जो पूरी कहानी चल रही है, ये पिछले साल से ही चल रही है। तो हमने अभी कुछ भी ऐसा यूनिक होते हुए नहीं देखा है जहां कुछ ऐसा आज पता चले कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लास्ट वीक ही अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है और टैरिफ से ही अगर मार्केट ड्रिवन था, तो हमारे मार्केट को तो ऑल टाइम हाई बनाना नहीं चाहिए था। सो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से कि वॉलेटिलिटी इस तरह की अलग अलग प्रकार की, अभी तो फिलहाल क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे सामने है तो अभी टैरिफ टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों से मार्केट को अब यूज टू होना होगा, क्योंकि वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के जो अभी पावर प्ले चल रही है, वहां पे यूएस और चाइना बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं, और उसके हिसाब से अब आप देखोगे कि कोई ना कोई तरीके से आप इरेशनल लगता हुआ एक्शन देखोगे, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में इम्पैक्ट भी आएगा, और हमारे मार्केट में भी बटी ऑब्वियस है कि हम उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। मैं ज्यादातर हमारे इंडियन मार्केट को लेके ज्यादा इतना कंसर्न नहीं हूँ, बट ये तो जरूर कहना पड़ेगा कि फॉरेन कैपिटल भी हमारे देश में लगा हुआ था, और आज की डेट में बहुत सारे फंड ऐसे बने हैं जो क्वांट बेस्ड है, विच मीन्स डेटा ड्रिवन। तो अगर रिस्क प्रीमियम बढ़ता है मार्केट में कोई भी लेवल पे, जो कि अभी बढ़ गया है, तो वहां पे मल्टीपल कॉम्प्रेशन होना बड़ा नॉर्मल होता है, और इस तरह की स्टीप आउटलुक की मीडियम टर्म आउटलुक थोड़ा सा कंसर्निंग है, अनसर्टन है, उसी के हिसाब से हम इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन देखते हैं, या इस तरह का रैपिड इनफ्लो या आउटफ्लो देखते हैं। प्रिपेयरनेस की बात करें, आई थिंक आपने जो कहा, हमारी प्रिपेयरनेस बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जो कहा कि मतलब इसको सिर्फ टैरिफ से जोड़ के ना देखा जाए,
टैरिफ एक फैक्टर हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिकॉज़ टैरिफ की जो ये पूरी कहानी है पिछले साल से चली आ रही है। तो 1 साल में अब क्या डिफरेंट हम देखने वाले हैं जो पिछले साल हमने नहीं देखा। सो दैट इज़ वन पॉइंट टू बी वेरी क्लियरली नोटेड। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे हमारी अर्निंग्स और ग्रोथ जीडीपी की वो हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के फैक्टरों में वॉलेटिलिटी इस रीज़न से आएगी तो वो आगे भी आने वाली है, तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू बनाना मुझे मुलाजिम नहीं लगता है। तो इस मुद्दे पे मैं इतना ही पॉइंट रखना चाहूँगा। व्यू बनाना बहुत ज़्यादा सही आप नहीं मानते हैं। मिहिर वोरा साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। मिहिर वोरा साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाजार में जो गिरावट देखने को मिली, सारी तेजी गंवा दी नए साल की, और अब लगता है कि शायद गिरावट का नया दौर शुरू हो रहा है। तो उस पर हमारे बाकी के पैनलिस्ट ने अलग अलग अपनी राय रखी। एक मोटे तौर पर राय निकल के सामने आई कि जो जब तक ट्रंप हैं तब तक इस वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इंडेक्स की बजाय आप सिलेक्टेड शेयर में पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। आप कैसे देख रहे हैं इस व्यू को? बिल्कुल, ये जो इनकी जो स्ट्रैटेजी है हर चीज़ को अनसर्टन बनाए रखने की और फिर लास्ट मिनट पे प्रेशर में आके डिसीजन दिलवाना अदर पार्टी को, वो मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। ब्रिंक्समैनशिप कहो कि पोस्चरिंग कहो, और आई थिंक जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि जो प्लेइंग टू द लोकल गैलरी है उस तरह के डिसीजंस हैं। ये स्टेटमेंट्स और टीवी के लिए ज़्यादा बने हैं रादर देन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस। तो मेरे ख्याल से ये जो एक जो पर्सनालिटी है वो मेरे ख्याल से वील हैव टू डील विथ इट। एंड मैं ये कहूँगा कि इंडिया एक लार्ज इकोनॉमी है और ये इकोनॉमिक शॉक्स तो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे जब भी टैरिफ्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे तो जीडीपी एस्टिमेट्स किसी ने कहा 0.2% से इम्पैक्ट होगी, किसी ने कहा 0.45% से इम्पैक्ट होगी। वो तो हम ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे। मार्केट का क्या होता है कि मार्केट एक सर्टेनिटी देखती है, विजिबिलिटी देखती है। खास करके जो एफआईआई प्लेयर्स की हमने बात करी, तो वो जब ऐसी एक नेगेटिव बैकड्रॉप होता है तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है और उसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है। एज इट इज़ बिकॉज ऑफ फिजिकल इश्यूज, मॉनेटरी इश्यूज और ग्लोबल जो मनी प्रिंटिंग की हम गेम देख रहे हैं, उसकी वजह से भी एक दो तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं। एक अपवर्ड प्रेशर ये है कि मनी प्रिंटिंग हो रही है इसलिए एसेट्स इन्फ्लेट हो रहे हैं। आप गोल्ड देखें, आप इक्विटीज़ देखें, सिल्वर देखें, सारे जो मेटल्स हैं वो इन्फ्लेट हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे लग रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो जापानीज बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो ये ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए डबल वहमी है वॉलेटिलिटी की। ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं लिक्विडिटी के, इन्फ्लेशन के, बॉन्ड वॉलेटिलिटी के, प्लस द ट्रेड टैरिफ, उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। इसमें मैं एक चीज़ समझूं आपसे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, कि जब हम 500%, 500% टैरिफ की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल है या फिर इसका कोई रियल टर्म में मायने रखता है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आप 50% या 50% प्लस टैरिफ लगाते हैं तो आपका एक्सपोर्ट वैसे ही वायबल नहीं रह जाता, तो वैसे एक्सपोर्ट आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी 500% सुनने में बड़ा बेहावा लगता है, तो इससे सिर्फ डर है या हकीकत में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जैसे आपने सही कहा कि इवन 50% इज़ नॉट वायबल, तो काफ़ी सारे हमारे एक्सपोर्ट्स तो वैसे भी डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ वगैरह को। और 500% मीन्स एज गुड एज ट्रेडिंग स्टॉप ही कर दें, उस तरह की पोस्चरिंग हुई। तो मेरे ख्याल से एज आई सेड ये पोस्चरिंग ज़्यादा है, प्लेइंग टू द गैलरी वाला मामला ज़्यादा है। बट यू नेवर नो विद दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, वील हैव टू वेट एंड वॉच। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा सुदीप सर, कि ऐसे में आप कह रहे हैं कि रणनीति आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 500% टैरिफ के अलावा जो बाकी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जो हलचल हो रहे हैं, चाहे वेनेजुएला का मामला हो, ईरान का मामला हो, जिस तरीके से चाइना और रशिया ने अपने अपने पोस्चरिंग की है, ये एक क्या लार्जर कोई कंसर्न है क्या मार्केट में कि नहीं? कंसर्न तो है जरूर। देखिए, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल आ गया है। जैसे वेनेजुएला में हादसा हुआ, उससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ऐसे बहुत सारे हादसे होंगे, और जो कि यूएस तक सीमित नहीं रहेगा, बाकी देश भी
शायद दे विल ट्राई टू रिपीट ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मोडस ऑपरेंडी जो कि डेफिनेटली ग्लोबल पीस स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ, आप कुछ भी नाम से पुकारे, उसके लिए सही नहीं है। ये तो मतलब लाठी जिसकी भैंस उसकी वाली बात हो गई है, मतलब देहाती में अगर कहे तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। अब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मैं तो इतने जो सारे जियोपॉलिटिकल, ट्रेड, टेंशन, वार, हर रोज सुबह शाम ट्रूथ सोशल पे कमेंट्री जो कि डिस्टेबिलाइजिंग कुछ हद तक है मार्केट के लिए, ये सब से फोकस हटा के मैं तो निवेशक को यही वापस सलाह दूंगा कि आप डोमेस्टिक फोकस्ड स्टॉक्स में, जिसका ये ट्रम्प और टैरिफ और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे स्टॉक्स पे, ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करें। बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में है, ये कंजम्पशन तगड़ा है। हाँ, बीच में थोड़ा उसमें रुकावट आया था, पर अभी वापस कंजम्पशन ठीक ठाक हो रहा है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस सेक्टर्स पे, डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स पे फोकस किया जाए और वहीं पे विनर्स ढूंढे, तो मेरे ख्याल से वो सबसे सही होगा। मार्केट से भागने की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा। अभी भी इंडियन मार्केट, आप देख लीजिए, जीडीपी का ग्रोथ अभी भी 7.4, तो शायद अगला फिस्कल में 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा। नॉमिनल इन्फ्लेशन अभी बहुत कम है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, सो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं है, पर आरबीआई का टारगेट है 4%, तो अगर 8 के साथ आप 4 जोड़ो तो 12% के आसपास नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में अगर आता है, तो एक केयरफुली क्यूरेटेड पोर्टफोलियो 15-16% रिटर्न आपको मिलना जरूर चाहिए। ये मिलना ज़रूर चाहिए। एक सवाल और है, क्योंकि जिस ग्लोबल सिनेरियो की बात हमने की, उसको अगर आप देखा जाए थोड़ा सा कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर क्रूड हो, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता देखते हैं अभिषेक अग्रवाल साहब? जी बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल कमोडिटी जिससे इकोनॉमी को इफेक्ट होता है, अगर उसमें कोई मूवमेंट आएगी, और स्पेशली इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां अभी भी बहुत ज़्यादा बदला नहीं है हमारे डिपेंडेंस को लेके इम्पोर्ट से रिलेटेड, तो वहाँ तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो आप शायद इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा देखोगे। एक बात और हम ध्यान रख लें कि शायद क्रूड ऑयल एक अकेला ऐसा कमोडिटी है जिसके अंदर में इतनी बड़ी रेंज की जंप नहीं आई है। अगर हम नॉट नेसेसरी कंपेरेबल, बट अदर देन लेट्स से क्रूड, आप गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट क्लास आप ले ले, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट उन्होंने सबने अपने अपने लाइफ टाइम हाई बना लिए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा सिनेरियो क्रूड ऑयल में ना आ जाए, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा, बट रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि हम अगेन एक छोटी सी, अगर मैं थोड़ी सी डिविएट करूं और थोड़े मूवमेंट को लाइट करूं, तो बेसिकली अमेरिका करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और मैं ज्यादा महंगा खरीदूंगा। ठीक है, तो उसके जो कंज्यूमर है, जो जिनको आदत है इंपोर्ट करने की, जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम भेजते क्यों हैं? कोई मटेरियल आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो क्योंकि सामने वाले की डिमांड है। अब वो कंट्री क्या बोल रही है कि जी हम आपसे और ज्यादा महंगे में खरीदेंगे और हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा करेंगे। तो इससे एकाएक वहां की सिचुएशन कैसे बदल जाएगी, वो इकोनॉमिक्स अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। प्रोबेबली व्हाट यूएस इज ट्राइंग कि यार मेरे डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग हम खुद ही करें और डिपेंडेंस कम करें, और उसको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जो इंटरम कोशिश है वही चल रही है। बट इससे ज्यादा डैमेज अमेरिका को होने वाला है, ये हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं। इंडिया को होगा, चाइना को होगा, मगर सबसे ज्यादा तो यूएस को होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो खरीद तो वो रहा है, और उसका एकाएक इंपोर्ट बंद हो जाना है इस तरह की हरकतों से मुझे डाउट है। सो मुझे वो तो डेफिनेटली क्लियर दिख रहा है कि इट इज नॉट दैट वन प्लेयर इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल लॉसेस। दूसरा ये जियोपॉलिटिकल, मैं इसको अलग तरीके से देख रहा था। अभिषेक जी अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ दूं, क्योंकि अमेरिका की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा कर्ज है, अब ये चाहता है कि वेनेजुएला के जो भी क्रूड ऑयल हैं उसको बेच के कुछ पैसे आए तो अपनी स्थिति थोड़ी सी बेहतर की जाए। तो वो उस एंगल से भी सोच रहा है इस चीज़ों को, बजाय कि हम महंगा में इम्पोर्ट करें, अपने कंज्यूमर को महंगे में दें। मेरा अपना मानना है। एनीवे, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं देखिए, वेनेजुएला वाली पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये कोई सही हो रहा है, इसमें तो कोई ओपिनियन ही किसी की नहीं चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि यही अमेरिका अगर चाइना को ये कहता है कि आप ताइवान मत लीजिए, अगर यही अमेरिका इंडिया को कहता है कि पाकिस्तान पर अटैक मत कीजिए, तो फिर वो सारी अपनी उसी नैरेटिव को
पूरी तरह से यूटर्न मारते हुए खुद अपनी मनमानी करे, तो इससे होगा ये कि आज यूएस वो यूएस नहीं है जो 20 साल पहले था। आज हमारे यहाँ पर और भी दूसरे सुपर पावर की इमर्जेंस है, जहाँ पे इस तरह से दादागिरी नहीं चल पाएगी, और इसकी वजह से ग्लोबल सिनेरियो जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जैसे रशिया अपने लेवल पे जो कर रहा है वो कर रहा है। पहले एक जमाना था जहाँ रशिया 1 मिनट में जब सैंक्शन यूएस का लगता था तो वहां की करेंसी क्रैश हो जाती थी, इकोनॉमी क्रैश हो जाती थी। ऐसे कई सालों के ट्रैक रिकॉर्ड है। यूएसएसआर जिससे वो हम जाने जाते थे वो रशिया हो गया। सो अब क्यों नहीं हो रहा है? लास्ट 1.5-2 साल की वॉर के अंदर में रशिया तो और स्ट्रेंथनिंग हो गई उसकी। सो इट इज नॉट द सेम, एंड ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी फ्यूचर में कहीं पे भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। हम वॉर वॉर वर्ड तो यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये किसी भी वॉर से कम नहीं है जहां स्पेसिफिक असेट्स के लिए वॉर हो रही है और अपनी कंट्री की डोमिनेंस बनाने के लिए एक वॉर चल रही है। सो डेफिनेटली एक कंसर्निंग है। हालांकि इस कंसर्न को हम डायरेक्टली मार्केट से जोड़ के हर एक करेक्शन फेज को लिंक करें, ये जो है वो लॉजिकल नहीं है। सो हमको थोड़ा सा वहां पे जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारा मार्केट अब स्टॉक ड्रिवन ज्यादा होने वाला है रादर देन इंडेक्स ड्रिवन। तो ये एक जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब को जोड़ेंगे इसमें। जी मतलब लार्जली इन अग्रीमेंट विद व्हाट द अदर पैनलिस्ट आर सेइंग, तो ग्लोबल जो टर्मोइल है वो कुछ समय तक तो मेंटेन ही रहेगा, और जो प्रेशियस मेटल्स हैं या नॉन इक्विटी रिलेटेड जो एसेट क्लासेस है उनका ही थोड़ा डिमांड मतलब डिमांड बोल लीजिए, उनका जो ओवरऑल मोमेंटम है वही मोरलेस मेंटेन रहेगा। इक्विटी मार्केट में ओवरऑल हमें लग रहा है कि लार्जर कुछ टाइम के लिए जब तक ऐसा ये न्यूज़ फ्लो रहेगा तो प्रेशर बने रहना चाहिए, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में। यूएस मार्केट ऑब्वियसली नए हाई बना रहे हैं। हाँ, इसमें जसप्रीत जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं उसमें इस बार आपने ध्यान दिया होगा तो गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों की बात की जा रही है। तो अब तक हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट पे ही ड्यूटी देख रहे थे, सर्विस एक्सपोर्ट अब तक इससे अछूता था। अगर गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों इसमें जुड़ता है तो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। मुझे लगता नहीं है लक्ष्मण जी कि वो सर्विसेज सेक्टर को के अंदर वो आईटी इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक ग्लोबली भी और इंक्लूडिंग यूएस में देखें तो 1/3 उनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑन दी आईटी ऑफशोरिंग वो इंडियन डिपेंडेंट है। उस पे अगर ओवरनाइट ये इस तरीके का कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास बैकअप नहीं है, राइट। इन अदर प्रोडक्ट्स तो आप फिर भी बैकअप क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आईटी इंडस्ट्री में इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड आई थिंक it might be step by step कि प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करके एंड सर्विसेज की धमकी दें, बट आई थिंक इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड विद इन दैट ऑल्सो अभी जो भी कोर्ट ने करना है जो भी करना है, बट उसके अंदर अभी रिसेंटली अगर आप इंटरव्यू सुने स्कॉट बेसेंट का, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये कोर्ट ने उनके अगेंस्ट भी दे दिया तो भी वो दे हैव अदर ऑप्शंस व्हिच आर वेरी कम्बरसम बट दे आर वेरी इफेक्टिव। So we don't know this presidency, this tenure of Mr. Trump is in a different direction altogether. यही मैं कहना चाहता हूँ, क्या करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। गुड्स के साथ साथ सर्विस जुड़ जाए तो कितना बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि सर्विस से उन्हें खुद का नुकसान होगा। ये बात भी सही है। अनु सिंघल साहब को बीच में जोड़ता हूं। सर, आपको क्या लगता है कि इसमें 500% में, चूंकि नाम तो सर्विस और गुड्स दोनों का दिया हुआ है, तो क्या सर्विस भी इस बार आ जाएगा ट्रंप के निशाने पे? अनु सिंघल सर। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कि आईटी सर्विसेज पर यूएस अभी टैरिफ शायद ना लगा पाए, क्योंकि जितना फ़ायदा हमें आईटी एक्सपोर्ट से है उतना ही फ़ायदा यूएस की कंपनियों को भी मिलता है इन सर्विसेज से। लेकिन यू नेवर नो, अब इस समय हम उस स्टेज में हैं जहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आप आईटी को एक स्टैंडर्ड बिजनेस की तरह से देखेंगे तो इस समय आईटी में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, क्योंकि स्पेशली लार्ज कैप आईटी कंपनीज में अब वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टिंग हैं। डॉलर रुपये में हमने एक वन वे मूव दिखा है, रुपये 90 के करीब रहा है, उसका फ़ायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी खुद की काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस वजह से कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। हाँ, ये टैरिफ वाला मामला अभी तक तो सिर्फ प्रोडक्ट्स पर लिमिटेड है। आगे जाते हुए अगर सर्विसेज भी इसके घेरे में आ गई और आईटी पर भी लग गया टैरिफ, और अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इस लेवल तक पहुंच गए कि वो आईटी पर भी टैरिफ लगाकर अपना खुद का नुकसान करने को तैयार हैं, तो अलग बात है। लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना लक्ष्मण जी बहुत टफ। मेहर वोरा साहब, ऐसे जंक्शन पे आईटी के साथ क्या किया जाए?
देखिए आईटी सर्विसेज जो लार्ज कैप स्पेस है उसमें हमारा कंसिस्टेंटली स्टांस अंडरवेट का रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये मैच्योर बिजनेस हो गए हैं और ऑर्गेनिकली सिंगल डिजिट ग्रोथ वाले बिजनेसेस रहे हैं टिपिकली। जो पोस्ट कोविड हमने 2-3 साल अच्छी ग्रोथ देखी, वो एक स्पाइक था, वो एक एनोमली थी, बट लॉन्ग टर्म अगर देखें तो करंट बिजनेस मॉडल से मुझे नहीं लगता है ये सिंगल डिजिट ग्रोथ से ज़्यादा कर पाएंगे। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी जहाँ पे हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-12% की ग्रोथ देखते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर लॉन्ग टर्म में उससे भी ज़्यादा देखते हैं, तो फिर ये सिंगल डिजिट ग्रोथ वाली जो सेगमेंट्स हैं वो उसमें हम इतने एक्साइटेड नहीं रहते। हाँ, टेक्निकली कभी कभी डिफेंसिव नेचर की वजह से, गुड कैश फ्लोज की वजह से जब मार्केट अनसर्टन होता है तो ये सेक्टर रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता है, बट क्या ये 15-20% की कंपाउंडेड ग्रोथ दे सकता है इन द लॉन्ग टर्म? मुझे नहीं लगता। तो टेक्निकली हम एक्सपोजर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली जो हमारी आईटी में एक्सपोजर रहती है वो टिपिकली जो स्मॉलर कंपनीज है जहाँ पे बिजनेस मॉडल्स थोड़े और अग्रेसिव हैं, मैनेजमेंट की जो हंगर फॉर ग्रोथ होती है जैसे कहते हैं, वो सेगमेंट में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लार्ज कैप आईटी में हमारा स्टांस अंडरवेट रहता है। तो मतलब कि आईटी अगर ले भी तो लार्ज कैप से थोड़ा सा बच के रहें, मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस करें, राइट? बिल्कुल। सुदीप सर, आपका व्यू सेम है? कुछ हद तक सेम है, बट मुझे भी आईटी में सतर्क रहने की सलाह हम लोग दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल वो कैप इसलिए दे रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ की वजह से दे रहे हैं सलाह, या फिर ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से? नहीं, ट्रम्प टैरिफ की वजह से नहीं दे रहे हैं। देखिए, ट्रम्प टैरिफ हम लोगों को भी लगता है, जैसे अनूप जी बता रहे थे, कि शायद आईटी कंपनीज पे ये लागू नहीं होगा, सर्विसेज पे लागू नहीं होगा। हाँ, ट्रम्प साहब बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ जो अनएक्सपेक्टेड है वो करते हैं, पर इवेंचुअली एक कमर्शियल इंटरेस्ट हर जगह पे उनके डिसीजन में रिलेटेड होता है। जैसे देखिए, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ नॉइज, इंडियन फार्मा पे कोई टैरिफ का नेगेटिव असर नहीं देखने को मिला, और फार्मा टैरिफ आया, जो भी करना था कर लिया, पर इंडियन फार्मा पे कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो टैरिफ है वो सर्विसेज पे नहीं आएगा, एटलीस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज, आईटी आउटसोर्सिंग पे नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये भी है कि अगर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग या जो भी यूएस टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, वो ये टैरिफ से एग्जेम्प्ट है। ये जो 50% टैरिफ आज के दिन में चल रहा है, उसमें वो एग्जेम्प्ट रखा है उसको। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इवेंचुअली, हाँ, तो पॉस्चरिंग के लिए ये सब कह सकते हैं, पर इवेंचुअली ये सब टैरिफ नहीं रहेगा। पर हम लोगों का व्यू आईटी के क्षेत्र में पॉजिटिव नहीं है। हम लोग मानते हैं कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वो अभी कमोडिटाइज्ड बिजनेस जैसा हो गया है, और वो सिंगल डिजिट ग्रोथ चलता रहेगा। एक कोई ब्रेक थ्रू अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। जो एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज पीछे रह गए हैं, वो कुछ कर नहीं पाए हैं। दे हैव नॉट टेकन द इनिशिएटिव एट द एप्रोप्रिएट टाइम। तो यहाँ पे इन लोगों को टाइम लगेगा ग्रोथ वापस लाने में। पर मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कि ऐसे नीश सेगमेंट्स को, नीश सेक्टर को सर्विस कर रहे हैं जहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये भी कहूंगा, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म एक सेगमेंट है, दुनिया भर में बहुत काम कर रहे हैं। अब जो आईटी कंपनी ट्रैवल टूरिज्म को सर्विस कर रहा है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। ऑटोमोबाइल में ट्रांजिशन हो रहा है आईसी इंजन से ईवी में, जो आईटी कंपनीज ये ट्रांजिशन में काम कर रहे हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं वहां पे फोकस करना चाहिए। तो ऐसे आपको नीश पकड़ने पड़ेंगे, और वो नीश में जो आईटी कंपनीज काम कर रहे हैं वहां पे ध्यान देना होगा, तो शायद नतीजा अच्छा हो। बिल्कुल। दरअसल आईटी पे चर्चा करो, अभिषेक अग्रवाल साहब का व्यू ना ले तो पूरी चर्चा अधूरी रह जाती है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप शुरू से हमारे शो में इस बात को मेंटेन किए हुए पिछले 1 साल से कि आईटी में अगर कहीं जाना भी हो तो मिड कैप स्मॉल कैप पे रहना है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसके कारण आज थोड़े और डिफरेंट तरीके से कोशिश करता हूँ कवर करने की, कि यहाँ पे अगर इसको थोड़ा समराइज फॉर्म में किया जाए कि आईटी क्या है। एक समय तक, बहुत ही बड़े प्रोलॉन्ग पीरियड तक आईटी सेक्टर लीडरशिप सेक्टर था, आज नहीं है, राइट? तो सेक्टर कोलैप्स नहीं कर गया, बट जब आप लीडरशिप सेक्टर की बात करते हैं तो ग्रोथ, टॉप लाइन, अर्निंग्स ग्रोथ, ठीक है, और मल्टीपल
इनहेंसमेंट जो होता है कि किसी कंपनी को आपने एक्स मल्टीपल दिया, ये सारे फैक्टर अलाइंड होते हैं। अब अर्निंग्स की बात करें तो ट्रेडिशनल रेवेन्यू को हैम्पर कर रही है एआई बेस्ड रेवेन्यू, जो हमारे यहाँ पे जैसे कि अभी पैनलिस्ट ने कवर कर लिया और हमने भी पहले भी कहा कि इंडिया एआई लेवल पे काफी पीछे चल रहा है। दूसरी बात आती है कि यूएस क्लाइंट्स को अगर देखें तो वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग पे ज्यादा वो फोकस कर रहे रादर देन की फिक्स प्राइसिंग एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन मार्जिन पे वो प्रेशर क्रिएट करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पीक वैल्यूएशन से जरूर करेक्ट कर गया होगा हमारे पास जो हमारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं आईटी के, बट फिर भी ये सस्ता नहीं है। तो अगर लार्ज कैप कंपनीज की एक पूरी हम अगर एक बकेट ले लें वर्सेस हम अगर डोमेस्टिक फोकस्ड मिड एंड स्मॉल कैप की बकेट ले लें, तो अपॉर्चुनिटी की जो साइजिंग है वो काफी बदल जाती है और जो फोकस है वो भी काफी हद तक अब डिफरेंशिएटेड दिखता है। जो पहले अगर आप देखें बहुत समय तक बहुत मुश्किल होता था किसी को समझाना कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग वाज एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो मुझे लगता है कि अब हम देखेंगे, और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर आईटी सेक्टर को हमें बने रहना है तो वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर आईटी के ही सही रहेंगे, वही स्टॉक्स हमें देखने चाहिए। हालांकि मैं ये इस मुद्दे पर चर्चा इस वजह से आज की क्योंकि एक तो ट्रम्प टैरिफ का जब मैं पूरा उनका ड्राफ्ट रेगुलेशन देख रहा था तो उन्हें 500% टैरिफ जो प्रपोज किया उसमें मर्केंटाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों है। लेकिन उससे ज़्यादा कि आज सुबह में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें ये खबर निकल कर आई कि आईटी कंपनियों के प्लेसमेंट जो है आईटी इंस्टीट्यूट्स में बेहतर हुए पिछले साल के मुकाबले। जो प्री प्लेसमेंट ऑफर आते हैं, चाहे आईआईटी की बात करें या फिर बीएचयू की बात करें, तो वहाँ पर आईटी फैकल्टी में डिमांड बढ़ी है। तो मुझे लगा इंडस्ट्री को कुछ आगे चल कर कुछ होप दिख रहा है, इस वजह से बेहतर ऑफर दे रहे हैं, बेहतर पे पैकेज दे रहे हैं, बेहतर प्लेसमेंट कर रहे हैं। इस वजह से मैं सवाल लेकर आप लोगों के पास आया। तो ये शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी आईटी सेक्टर में जाने वाले नए लोगों के लिए भी एक आपने अच्छा क्यों दिया कि जो मिड कैप है स्मॉल कैप हैं उनमें ज़्यादा अभी संभावना है तेज़ी से ग्रोथ करने की, तो ये फोकस एरिया रह सकता है। एक और चीज़ है जो बाज़ार को बड़े लंबे समय से इंतजार था, ऐसे समय में खास तौर से, हालांकि ट्रम्प टैरिफ आ गया तो थोड़ा सा वो इंतजार धूमिल पड़ता दिख रहा है, वो है नए अर्निंग सीजन को लेकर के। तो मीर वोरा साहब, नए अर्निंग सीजन को लेकर उत्साह अभी भी बाजार में बरकरार है कि अब उतना उत्साह नहीं है? उत्साह तो भाव के साथ ऊपर नीचे होता है, तो उसको आई थिंक कल अगर भाव के साथ ऊपर नीचे होता है, हाँ, तो कल अगर कुछ डील की एक्सपेक्टेशन हो गई तो सडनली अर्निंग्स भी अच्छे लगेंगे लोगों को। बट रियलिस्टिकली देखें तो अर्निंग्स सीजन मेरे ख्याल से ठीक रहना चाहिए। अबाउट हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट वाला ग्रोथ ये क्वार्टर में एग्रीगेट लेवल पे हो सकता है। पॉजिटिव्स ये है कि जो डिस्क्रेशनरी सेगमेंट है, ऑटो एंसिलरीज, कंजम्पशन वाली सेगमेंट्स है, उसमें हमने नवंबर अक्टूबर में डिमांड अच्छी देखी है जीएसटी कट्स वगैरह की वजह से, तो उसकी टॉप लाइन बेनिफिट होगी। जो कमोडिटीज़ लिंक्ड सेगमेंट्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ खास करके जो हैं, उसके प्राइसेस हमने देखे हैं बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं ये टाइम पे। तो जो मेटल्स वगैरह पैक है उसमें अर्निंग्स ग्रोथ अपग्रेड्स भी आएंगे और अच्छी भी दिखेगी। बैंकिंग में मैं कहूँगा मिक्स बैग है। एक तरफ लिक्विडिटी जो आरबीआई ने प्रोवाइड करी थी उसकी जो ट्रांसमिशन है फुल तरीके से नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके साइंस दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक बाय बैंक हमें देखना पड़ेगा। इन जनरल जो मिड कैप बैंक्स है उनकी ग्रोथ बेटर लग रही है, एनबीएफसीज की भी ग्रोथ अच्छी लग रही है। तो फिनेंशियल्स में ओवरऑल जो है माहौल अच्छा होना चाहिए। आईटी में मुझे लगता है रिजल्ट्स ओवरऑल म्यूटेड रहेंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से देयर आर मोर गुड सेगमेंट्स आई वुड से दिस क्वार्टर कंपेयर टू द वीक सेगमेंट्स। तो जो 10% के एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ, वो मेरे ख्याल से मीट हो जानी चाहिए। तो 10% एक्सपेक्टेशन मीट होता है तो बाजार खुश हो जाएगा, उससे नीचे जाता है तो फिर बाजार निराश होगा। हाँ बिल्कुल, और खास करके ये देखना है कि जो लार्ज सेगमेंट्स है, खास करके बैंकिंग विच इज़ द लार्जेस्ट सेगमेंट, उसमें ट्रेंड्स कैसे आते हैं खास करके प्राइवेट बैंक्स में, दैट विल आल्सो बी अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसमें एक चीज़ और आपने जो कहा जो जीएसटी का फैक्टर है, जीएसटी फैक्टर इस अर्निंग सीजन में रहेगा कि नहीं, अब खत्म हो गया है? इस अर्निंग सीजन में तो मैक्सिमम हमें इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमने जैसे देखा इमीडिएटली जैसे जीएसटी कट हुआ था तो दिवाली और उसके बाद की सीजन में डिमांड अच्छी बढ़ी थी, सेल्स अच्छी हुई है क्रॉस सेगमेंट्स, चाहे आप कार्स की देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी की देखें, ओवरऑल कंजम्पशन अच्छी रही थी। तो वो जो टॉप लाइन की जो पुश मिली है वो ये क्वार्टर में दिखनी चाहिए, दिसंबर क्वार्टर में।
सुदीप सर, अगर इस दिसंबर क्वार्टर में ये पुश दिखता भी है तो इसको कितना स्टेबल माना जाएगा? क्योंकि एक बार जीएसटी कट हुआ, लोगों ने खरीदा, अब उसी रफ्तार में डिमांड बढ़ती जाएगी, इसकी गारंटी तो दे नहीं सकते। जी, गारंटी इसकी दे नहीं सकते हैं, पर बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा लक्ष्मण जी। जीएसटी कट जैसे हुआ है, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक जो पे कमीशन का जो नया पे कमीशन का जो बेनिफिट है, वो भी मुझे तो लगता है इस क्वार्टर में पास ऑन होगा एलिजिबल एम्प्लॉइज को, और इसका भी पॉजिटिव असर कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा। और वो जीएसटी रिफॉर्म के जो रैशनलाइजेशन के बेनिफिट जिन सेक्टर्स में, जिन कंपनीज को मिला है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पे कमीशन का जो पैसा इंक्रीमेंटल मिल आएगा, उसका भी असर उसी सेक्टर्स में, उसी कंपनीज में, पर्टिकुलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स में देखने को जरूर मिलेगा। तो मुझे तो लगता है Q4 में भी कंजम्पशन में मोमेंटम रहेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग जानते हैं मॉनसून पे ध्यान रहेगा, बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे, सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। पर अभी अगर आप पूछे तो मुझे लगता है Q4 में भी जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं सुदीप सर, कि अगर अर्निंग सीजन बेहतर होता है तो बाजार उसको कितना सम्मान देगा? ऐसे माहौल पे जब ट्रम्प टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे माहौल में जब रशिया, चाइना, यूएस, ये सारी चीज़ें आपस में उलझती हुई दिख रही हैं। मुझे लगता है लक्ष्मण जी, अगर अर्निंग्स ठीक आए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, Q2 में एक्सपेक्टेशन सबड्यूड, अर्निंग्स उससे बेहतर आए बाय एंड लार्ज, मैं कह रहा हूँ, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव तरह से लिया और एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। हाँ, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज थे, मार्केट ऊपर नीचे होता रहा। मुझे लगता है ये Q3 के भी अर्निंग्स, अगर जो अनुमान है, अनुमान से बेहतर या अनुमान के आसपास आ जाए, तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा और एक पॉजिटिव बायस मार्केट का रहेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, FIIs का बिकवाली, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ट्रम्प रिलेटेड all kind of news flow will keep market volatile, but market का पॉजिटिव बायस बरकरार रहेगा। और आखिरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, टाइम करेक्शन जरूरी है, और ये जो नतीजे अच्छे होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक टाइम करेक्शन ही हो रहा है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन इंडिया का बड़ा नहीं, मार्केट मोटा मोटी ऊपर नीचे होके इसी रेंज में घूम रहा है। तो ये अच्छे नतीजे टाइम करेक्शन में हेल्प कर रहा है, और पी मल्टीपल्स मोर एंड मोर पैलेटेबल हो रहे हैं। मैं दरअसल ये सवाल इसलिए लेकर दोबारा आपसे पूछा, और मिहिर सर से भी पूछा, क्योंकि जो एफआई की पोजीशनिंग है वो थोड़े से चिंताजनक है। वो मतलब अर्निंग सीजन को लेकर बहुत उत्साहित दिख नहीं रहे, इसलिए ये थोड़ा सा घरेलू फ्रंट पे भी मुझे लग रहा है कि कितना अर्निंग सीजन को बाजार रिगार्ड करेगा। ऐसा करता हूँ, अनु सिंगल सर से ये सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं अभिषेक जी और जसप्रीत जी आपके पास आऊँगा। अनु सर, ये बाजार किस तरह से आपको लगता है अर्निंग सीजन को लेगा? जिस तरह की बातें आपने सुनी अभी मीर वोरा साहब की या फिर सुदीप सर की। देखिए लक्ष्मण जी, इस बार का अर्निंग सीजन मेक और ब्रेक है। इस बार अर्निंग सीजन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर से मैं सुनता आ रहा हूँ, पिछले क्वार्टर में जैसे फॉर एग्जांपल कि जीएसटी कट बीच में आ गया और उसकी वजह से 15 दिन का एक लैग हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके पहले ये बात हो गई थी कि नहीं, कुछ वन ऑफ फैक्टर्स हो गए, उसकी वजह से अर्निंग्स नहीं पिकअप हो पाई, अगले क्वार्टर से पिक होगा। ये वाला क्वार्टर एकदम क्लीन क्वार्टर है। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर फेस्टिव वाला क्वार्टर था। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर जीएसटी कट, पूरे के पूरे जीएसटी कट वाला क्वार्टर था। सारी की सारी रेट कट्स के इम्पैक्ट वाला क्वार्टर था। और जो पहले एक इनकम टैक्स कट हुआ था, उसका भी अगर आप देखें तो इम्पैक्ट अब मिलना चाहिए, और एक बेस इफेक्ट भी आपके फेवर में। तो अब मार्केट के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इस बार अगर अर्निंग सीजन अच्छा नहीं हुआ तो मार्केट गिरेगा, तो इसके लिए अर्निंग सीजन से काफ़ी उम्मीदें हैं। जसप्रीत जी, इस बार का अर्निंग सीजन मेक और ब्रेक साबित होगा? कह सकते हैं सर, उसमें सेक्टर स्पेसिफिक आई थिंक ज्यादा ये चीज लागू होगी। उसका मतलब क्या है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के जो क्वार्टरली प्रिंट आए हैं, एडवांस में जो आता है क्वार्टरली प्रिंट, वो काफी इंकरेजिंग है। आप लार्ज कैप बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसी की अगर आप देखें, इट इज ऑल बिटवीन 12 and 14% एडवांस ग्रोथ, लोन ग्रोथ। कंजम्पशन में भी ऑटो के जितने भी नंबर्स आए सब बहुत इंकरेजिंग है। सो ये 2 पॉकेट्स हो गए जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है।
जहाँ पे एंड एफएमसीजी का भी इंक्रीजिंगली मतलब 7 to 8% अप टू 9% का वॉल्यूम ग्रोथ का या तो चैनल चेक से पता चल रहा है या फिर जिन्होंने एडवांस में क्वार्टरली प्रिंट दिया उधर से पता चल रहा है। हाँ, अब जो बाकी के सेक्टर्स रह गए, चाहे वो रिटेल है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, बाकी के पॉकेट्स है, फार्मा है एंड इवन अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। और अभी आज अगर आप एक कंपनी मिड कैप इंजीनियरिंग कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है yesterday, इनफैक्ट इट वाज आउट, वो इनफैक्ट 2 कंपनीज का आ गया रिजल्ट उसमें, वो नॉट सो एनकरेजिंग है। तो आई थिंक ये जो डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप है वो आउटसाइड आई वुड से ज्यादा एफएमसीजी होगा, आउटसाइड ऑटो एंड आउटसाइड बीएफएसआई। These 2-3 sectors would be our top sectors where investors will get more neutral or positively surprised. ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं अभिषेक सर से भी ले लूं। अभिषेक जी, हर किन्हीं की अपनी अपनी नजरें हैं अर्निंग सीजन को लेकर के, अलग अलग सेक्टर को लेकर के। आप किस सेक्टर पर नजर रखे हुए हैं? सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी, तो इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कलर यहाँ ये आता है कि इंडिया ट्रेडिशनली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहने की वजह से हम हमेशा उन्हीं सेक्टर्स को देखते थे जो ज्यादातर कंज्यूमर साइड में होते थे। बट मुझे अभी लास्ट जो कुछ समय से गवर्नमेंट की फोकस दिख रही है, वहाँ मेरा ओपिनियन बन रहा है कि हमें कैपेक्स ड्रिवन जो सेक्टर्स है वहाँ देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी एक्शन है। और हेडलाइन जीडीपी के नंबर पे अभी हम जो देख रहे हैं, वहाँ पे ये कैपेक्स की जो स्पेंड है वो काफी मायने रखती है। सो अगर हम ऐसे सेक्टर्स को पकड़े तो इंफ्रा, पावर, डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ग्लोबल टैरिफ का यहाँ पे इम्पैक्ट कम है। डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रिडिक्टेबल की जा सकती है ऑर्डर बुक के लिहाज से। एंड तीसरा है कि एक ऐसी सस्टेनेबल स्टोरी है जिसकी विजिबिलिटी अगर हम 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के काम करें तो एक पोजीशन आप मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत ज्यादा सेक्टर्स पे मेरा व्यू नहीं है, बट इस बार कैपेक्स ओरिएंटेड जो कंपनियां है वो मुझे लग रहा है कि वहां नजर होनी चाहिए। दरअसल आप लोगों ने जिस तरीके से अपने व्यूज़ रखे हैं, तो हमारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि आप लोग अलग अलग लेवल पे किसी न किसी तरह से इन्वेस्टर्स को सलाह देते होंगे अपने स्तर से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को भी सलाह दीजिएगा। ये सवाल लेकर के आप सभी के पास आऊँगा। मेहर वोरा साहब, एक सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि हम लोग कितने भी इंटरव्यूज़ कर ले, कितने भी चैनल पर व्यूज़ दे दें, तब भी फ़ोन आते रहते हैं हम लोग पास, अरे मुझे किन्हीं अच्छे एक्सपर्ट से बता दो मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो मैंने कहा देख लो चैनल पर तो आ ही रहा, नहीं मुझे बता ही दो। तो 1-to-1 बातचीत में लोग ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जब लोग 1-to-1 बातचीत करते हैं तो क्या कंसर्न जताते हैं और आप क्या सलाह देते हैं उनको? देखिए, कंसर्न्स लोगों के हमेशा शॉर्ट टर्म रहते हैं कि कल क्या करना है, क्या होगा करके, और हमारा जो व्यू होता है वो टिपिकली लॉन्ग टर्म रहता है कि भाई वेल्थ क्रिएट कैसे करें। तो उसमें अच्छा, शॉर्ट टर्म क्यों रहता है? और रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट को एफडी की तरह ट्रीट करते हैं, रोज 1% बनना चाहिए उस तरह से बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो हम फिर बेसिकली डिस्कशंस को इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो हमेशा ट्रूथ यही है, सही सच यही है कि ये ट्रम्प टैरिफ है या और भी कुछ है, बाजार हमेशा अनसर्टेनिटीज से घिरा ही होता है। कभी करेंसी की इश्यू होती है, कभी जापान बॉन्ड मार्केट टूट जाता है, कभी जापानीज येन टूट जाता है, या तो कभी ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, फिर टैरिफ्स हो जाते हैं। हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, कोविड देख लिया। तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि जो इंडियन मार्केट्स हैं, एंड दिस इज इवन कंपेयर टू चाइना जो हमसे 5 गुना बड़ा हो गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न्स नहीं दिए हैं 20 साल में। और इंडिया जिसने स्टेडीली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली जो बात है, हमने स्टेडीली ग्रो किया है 6 to 7% कंपाउंडेड पिछले 25 साल से। और हमने ट्रम्प टैरिफ से भी बदतर हार्डशिप्स देखे हैं। पोखरण ब्लास्ट हमने देखा है, ऑपरेशन कारगिल देखा है, जो टेक का बबल बर्स्ट हुआ वो देखा है, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे हैं। और एवरी टाइम वी हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर, और हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेंथ्स है वो बढ़ती गई हैं। तो मेरे ख्याल से वी हैव ऑलवेज लर्नड, हमने हमेशा एडवर्सिटी या विपरीत परिस्थिति से सीखा ही है, और हमने उसका एडजस्टमेंट और करेक्शन करके आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम जब देख रहे हैं कि टैरिफ्स का इशू आ रहा है, तो हमारी करेंसी हमें हेल्प कर रही है। वैसे डेप्रिशिएटिंग करेंसी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमी जो है हमारी फ्लेक्सिबल इनफ है कि उसको एडजस्ट कर लेती है। गवर्नमेंट अभी पिछले 5-7 साल से बहुत सीरियस हो गया है कि ट्रेड डेफिसिट कम करना है, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग करनी है,
और हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया में बड़े बड़े प्लांट्स अब लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई 5 या 10 साल का व्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी इतनी रेजिलेंट है कि अगर टैरिफ्स का जो डिले भी होता है तो मेरे ख्याल से वी हैव डिफरेंट वेज टू गेट अराउंड इट। तो शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी को हमेशा इंडिया में जो है डाउन साइड जब होती है वॉलिडिटी तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें, क्योंकि कुछ भी कर लो जो हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो हमेशा बरकरार रहती है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आते। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई सारे ऐसे मौके हैं जहां पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा, फिर भी वहां से बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली। और एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि शेयर बाजार हमेशा ही अनिश्चितताओं से रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सुंदर चल रहा है या बिल्कुल यहाँ से बाजार तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा माहौल कभी नहीं रहता। हर समय कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स लगा रहता है। सुदीप सर, आपके पास लोग आते हैं तो पूछते हैं कि नहीं कि ये हमारा तो कितना 35% पे रिटर्न दिखा रहा था, अब तो 11% पे हो गया, अब तो कोई कह रहा होगा हमारा रेड पे हो गया, अब तो मैं पैसा डालना बंद कर देता हूँ, जब बाजार ठहरेगा तब पैसा डालेंगे, ऐसे भी लोग कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं, और सबका ही नजरिया होता है बहुत जल्दी पैसा बनाने का। और हम तो शुरू से ही कहते हैं कि ये सब हमको मत पूछिए मत, अगर आपको 1 साल प्लस का होराइजन है आपके पास तभी बात करते हैं, क्योंकि मैं तो सलाह वही दूंगा जहां पे आपको थोड़ा लंबा निवेश की रहना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। और देखिए इंडिया में मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। नहीम साहब ने दूसरे तरीके से समझाया, मैं एक दूसरा एंगल से समझा रहा हूँ। इंडिया सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला कंट्री है, 140 करोड़ की आबादी है। कंजम्पशन हमेशा से हमारे देश में कंजम्पशन जबरदस्त रहा है। चाइना का इकोनॉमी एक्सपोर्ट के बेसिस पे बना है, और इंडिया का इकोनॉमी का डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और ये टैरिफ ये सब इसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी 7.4% जो जीडीपी का आंकड़े कुछ दिन पहले आए हैं, उससे ये साफ है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस। बहुत बड़ा कुछ कैलामिटी हो जाता है वो अलग बात है, बट अदरवाइज जीडीपी ग्रोथ चलता रहेगा इसी मोमेंटम के साथ। और अगर 7-8% का जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, 3-4% का इन्फ्लेशन रहता है, तो आपका 11-12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा। और अगर आपने सही तरीके से शेयर चुने हैं मार्केट में, तो आपको 14-15% आराम से रिटर्न मिलेगा। और ये ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जहां पे आपको इतना रिटर्न अश्योर्ड तरीके से मिल सकता है। हाँ, वो किसी साल गोल्ड में बहुत अच्छा रिटर्न होगा, किसी साल सिल्वर में होगा, किसी साल रियल एस्टेट में होगा, बट वो सब टेम्पोररी है। अगर कंसिस्टेंट आपको कंपाउंडिंग करना है अपना पैसे का, तो शेयर मार्केट इज द ओनली वे इन विच यू कैन अचीव दैट। ये निवेशक को समझना पड़ेगा, और जिसने ये समझा है और निवेश किया है उसको फायदा भी मिला है, बेनिफिट भी मिला है। हालांकि मैंने तमाम घुमा फिरा के पूछा, तब भी आपने साफ तौर से दोनों लोगों ने मना कर दिया कि शॉर्ट टर्म में तो चक्कर में पड़ना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में रहना है। अभिषेक अग्रवाल साहब शायद कुछ ऐसा टिप्स दे दें। जी, मेरी जो राय बन के आती है ऐसे माहौल में वो ये है कि ये मार्केट अब बाय ऑन डिप वाली मार्केट नहीं है, बल्कि तो कितना वेट एंड डिप वॉच करेंगे? वाली तो मार्केट। बाय ऑन डिप करते करते तो पॉकेट डिप हो गए सबके। नहीं, वो हम बहुत ही इमीडिएट रिएक्शन देख रहे हैं लक्ष्मण जी, बट अगर हम थोड़े और पहले चले जाए एक ऐसे एरा में जहां रियल करेक्शन क्या होती थी, अगर वो लोगों को पता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी किस चीज को लेकर इतने ज्यादा वरीड है, क्योंकि ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं, कुछ हुआ नहीं है। लोग दरअसल ज्यादातर लोग जो है ना कोविड के बाद वाले हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ उड़ते हुए सूरज को देखा है, गिरते हुए सूरज को देखा ही नहीं है। अब देख रहे हैं तो अब चिंता हो रही है। तो मेरे हिसाब से सूरज अभी तो ढला नहीं है, और अगर ये चिंता सता रही है तो फिर वो थोड़ा सा लर्निंग फेज जो है वो होगा। बट पॉइंट कंप्लीट करने वाली बात ये है कि इमीडिएटली बाय करने जैसा मार्केट नहीं है। वॉलेटिलिटी एडजस्ट होनी है इन सारे चीज़ों से जो हमने ऑलरेडी इस आज के प्रोग्राम में कवर किया है, एंड इसे हम मटेरियली इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल रिस्क अर्निंग विजिबिलिटी से ज़्यादा हैवी पड़ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि एक तो अभी हम इस क्वार्टर की बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि अर्निंग्स हमें देखनी है और मार्केट अनफॉरगिविंग होने वाला है अगर अब की बार कोई भी अर्निंग में सरप्राइज आया। तो मुझे लग रहा है वो फेज देखना जरूरी है बिफोर कोई भी व्यू ऐसा बनाया जाए कि हाँ अब हम वापस मार्केट में उतर के कोई एग्रेसिव कॉल परचेज की करें। उतने इंटरम में शायद अगर कुछ कैश कॉल लेके बैठना हो या कैश हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके लिहाज से कम मुझे लग रहा है कि एक क्वार्टर रुक के फिर अगर हम एक इन्फॉर्म्ड कॉल लें तो फिर ये लॉन्ग टर्म वाली जो व्यू है
वो ज्यादा सपोर्टिव बन जाएगी उस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, बिकॉज फिर आप उन्हीं तरह के स्टॉक के साथ बने रहेंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है। तो ये हमें थोड़ा सा एक क्वार्टर और रुक जाना चाहिए, तब कोई लॉन्ग कॉल लेना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। जसप्रीत सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल वो सही उपाय, मतलब वो सही राह होगी मेरे हिसाब से। ये क्वार्टर को डेफिनेटली एक बार देख लें उसके बाद, बट एट द सेम टाइम ये भी एक सच है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो उसमें एंट्री करके बाय ऑन डिप्स ना बोल के भी, मतलब उसमें स्टैगर्ड बाइंग जिसे हम कहते हैं, वो अप्रोच भी रखेंगे तो भी दैट मे बी अ प्रूडेंट स्टेप फॉर समबडी जो 3 से 5 साल का व्यू ले रहा है। तो अगर आप पिछले 5 साल का, अगर 6 साल का एक्चुअली प्री कोविड अगर सीएजीआर भी देखेंगे तो 13% रहा है, जिसमें हाई एंड लो भी अगर देख लेंगे तो लोएस्ट, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी द लोएस्ट वाज 4% एंड द हाईएस्ट वाज 24%, और इन सब का एवरेज अगर देखा जाए सीएजीआर तो 13% है। अब ये जर्नी तो फिर से दोहराने वाली है, राइट? लेट्स से अनदर 12, 13, 14% सीएजीआर, हाई एंड लो 4 एंड 24। इन बिटवीन जो इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो ऑब्वियसली लमसम कर सकते हैं एंड दे कैन डू हाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फॉर अदर्स हम सजेस्ट करें कि आप स्टैगर्ड बाइंग करें, एंड थोड़ा अगर एक और मतलब मैं उसमें ऐड करना चाहूँ कि इन द इमीडिएट फोकस ऑन स्पेसेस जहाँ पे डोमेस्टिक लिंकेजेस ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज्यादा है, एंड जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है। तो आई थिंक उससे थोड़ा बहुत बचाव उधर से भी। मेहर वोरा साहब, चलते चलते कुछ सेक्टर आपकी पसंदीदा अभी के माहौल में? देखिए, सबसे मैं कहूँगा लीडिंग सेक्टर है और जो सेक्टर मार्केट को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला है। ये सेक्टर काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और डिसअपॉइंट किया है। इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशंस बीइंग गुड, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, कैपिटलाइजेशन अच्छी है। ओनली प्रॉब्लम था कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, और उसमें मुझे लगता है ग्रीन शूट्स शुरू हो गए हैं जिस तरह से बैंक्स ने एडवांस बिजनेस एस्टिमेट्स दिए। कहाँ पे, पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेट बैंक? दोनों सेगमेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन्स में अभी क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी बैंक्स अच्छा दिखाएगी, थोड़ी बैंक शायद इतना अच्छे ना दिखाए, बट मेरे ख्याल से जो टर्न अराउंड है वो शुरू हो गई है। और अगर ये जो कंजम्पशन ग्रोथ और क्रेडिट पिकअप हमने देखी है पिछले फ्यू वीक्स में, वो अगर नेक्स्ट फ्यू वीक्स कंटिन्यू रहती है तो ये एक अच्छी ग्रोथ और वैल्यूएशन की बैलेंस वाली सेगमेंट है। और दूसरी जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी है इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट का भी फोकस जहाँ है, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा, जहाँ पे हमें फिजिकल एसेट क्रिएट करने हैं, आत्मनिर्भरता की जो पुश पीएलआई वगैरह से गवर्नमेंट दे रही है, और डिफेंस वगैरह में जहाँ पे गवर्नमेंट अगेन आत्मनिर्भरता और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन की बात कर रही है, वो डोमेस्टिक वाली जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इस बात पर एकमत है कि आप पॉजिटिव कहीं रहना भी है तो ऐसे सेक्टर से दूरी बना कर रखें जो ट्रम्प टेंट्रम से प्रभावित हो रहा हो, सीधे तौर पे या फिर दूर दराज तौर पे अपने में ही काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ पे आप इसका फोकस रख सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।